गुड आफ्टरनून बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा न्यूमेरिकल चल रहा था। हाँ, न्यूमेरिकल क्या कह रहा था, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी एनुअल ईबीआईटी समझते होगे। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो तब तक का जब तक कि अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स पे नहीं किया है। तो जो एक्स लिमिटेड कंपनी थी उसकी जो ईबीआईटी थी वो 1 लाख की थी, ठीक है। और कंपनी ने इशू किए कितने, 4 लाख के डिबेंचर्स इन 10%, ठीक है। 10% मीन 10% जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो लिखा होता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%। यहाँ पे जो अब तक हम लोग के कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो भी निकालते थे वो यहाँ पे हमें मेंशन है 12.5%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ऑल्सो स्टेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो निकालनी है, साथ ही साथ फर्म की टोटल वैल्यू भी निकालनी है। अभी तक हमने क्या जो प्रीवियस, एक सेकेंड, लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने पढ़ा था वहां फर्म की टोटल वैल्यू क्या थी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मींस एस प्लस बी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। अब हमें अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मींस एस की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी नेट अर्निंग्स या जो भी हमारी एनआई मींस जो भी अर्निंग्स हुई है, ठीक है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ऑब्वियस सी बात है हमारी जो अर्निंग होगी वो इक्विटी पर ही होगी, प्रेफरेंस या डिवेंचर पर नहीं होगी, ठीक है। उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारा कैपिटलाइजेशन रेट आया है उससे, तो हमारी क्या आती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। अब हमें यहाँ पे निकालनी है वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए हमें ईबीआईटी दे रखी है ₹1 लाख की, ठीक है। अब हमने जो डिवेंचर इशू की है 4 लाख के जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो हम सबसे पहले 4 लाख का 10% निकालेंगे जो कि आ जाएगा 40 लाख, ठीक है। अभी ये हमारी जो ईबीआईटी है ये वो है जिसमें हमने इंटरेस्ट और टैक्स अभी नहीं पे किया है। अब हम ये पे कर रहे हैं अगर जब हमने अब जो हमें टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है वहां पे हम सब कुछ जो पे कर देंगे, जो रेस्ट बचेगा वो फर्म की वैल्यू आएगी, फाइन। तो हम क्या करेंगे, जो ये इंटरेस्ट है इसे हम माइनस कर देंगे। तो हमने 4 लाख का 10% निकाला, आया 40,000। अब हमने इस 1 लाख से 40,000 को माइनस किया तो हमारा कितना आया, 60,000। अब ये फिलहाल के वक्त के लिए ये हमारी अवेलेबल अर्निंग है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मीन्स जो अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूले में एनआई की वैल्यू पढ़ी थी वो ये है, ठीक है, नेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे रखा है, वो हमारा कितना है 12.5%। अब हम ये 12.5% किसका निकालेंगे, इसी 60,000 का। तो 60,000 का हम 12.5% मीन्स हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं। वो कितना आएगा हमारा 60,000 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू, देखो कैसे निकालते हैं तो सबको पता ही है। हमें इक्विटी मार्केट वैल्यू निकालनी है किसकी, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी। फॉर्मूला क्या होता है, एनआई अपॉन के ई। एनआई अपॉन के ई का मतलब हुआ जो हमारी नेट अर्निंग आई थी जो कि अभी आई थी 60,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल थी 12.5%। जब परसेंट में करेंगे तो ये 12.5 बाई 100 होगा, ये नीचे 100 ऊपर जाके मल्टीपल में हो जाएगा। तो हमने जब ये सॉल्व किया ये वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 4,80,000। ये आई है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि हमने डिवेंचर कितने के इशू किए थे, 4 लाख के, तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हो गई, कितनी हो गई, 4 लाख। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हमारी क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। मींस फर्म के पास इस समय कितनी इक्विटी है, वो है 4,80,000, और कितनी जो डेट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 4 लाख। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई, 8,80,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा गया है कि हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, अभी तक हम कैसे कर रहे थे, हमारा जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अच्छा यहाँ पे है ही नहीं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म नहीं दे रखी है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी टोटल वैल्यू आई होती है,
ठीक है, उसको हम मीन्स टोटल वैल्यू नहीं, जो हमारी अर्निंग होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारी टोटल वैल्यू आई होती है, क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स हमारी 100 से मल्टीप्लाई भी होगा। अब कैसे निकलेगा, जो हमारी अर्निंग आई थी कितनी दे रखी थी, 1 लाख रुपीज दे रखी थी यहाँ पे EBIT, और जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 8,80,000। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, दैट मीन्स हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11.36। ठीक है, अब देखो इसमें एक और भी चीज नहीं, वो अभी रहने दो तुम लोग, वो जब हम इंश्योरेंस बनाएंगे तब बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी ऐसा ही है, कोई कंपनी है जो कि जिसकी एनुअल EBIT कितनी है, 1 लाख रुपीज। कंपनी ने 5 लाख के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवेंचर इशू किए, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% है। बस एक कंडीशन यहाँ पे हमें और बढ़ाई गई है कि कंपनी डिसाइड करती है कि वो 1 लाख रुपीज रेस करेगी बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर, वो 10% डिवेंचर और निकालेगी, कैसे, 1 लाख रुपीज के, ठीक है, और इस जो ये पैसा होगा इसको वो क्या करेगी, इक्विटी शेयर के रिडेम्पशन में यूज करेगी, लिखा है ना, and use the proceeds thereof to redeem equity shares। जो ये 10% डिवेंचर 1 लाख रुपए की इशू करेगी कंपनी, इसका वो यूज कहाँ करेगी, रिडेम्पशन पे, किसके, इक्विटी शेयर के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, EBIT लिख लेंगे, जो कि हमें यहाँ भी 1 लाख रुपए दे रखी है। अब उसमें से ये जो 5 लाख के 10% डिवेंचर इशू हुए हैं वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें नेट अर्निंग निकालनी है। तो एक 5 लाख का 10% मीन्स 50,000, 1 लाख में 50,000 माइनस किया, कितना आया, 50,000। हमारा कैपिटलाइजेशन रेट कितना था, 12.5%। तो इस कैपिटलाइजेशन रेट से हम क्या निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो कितनी आएगी हमारी, जो हमारी नेट अर्निंग आई है फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई है, कितनी थी, आई है हमारी अर्निंग 50,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी थी 12.5%, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 4 लाख। मार्केट वैल्यू क्या दे रखी है डेट की, डिवेंचर की 5 लाख रुपए, 4 लाख में 5 लाख ऐड किया, कितना आ गया, 9 लाख। ठीक, अब हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, वो क्या करेंगे, फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस अर्निंग 1 लाख को हम इस 9 लाख से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया हमारा 11.1%। ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। एक और पार्ट हमें दे रखा है कि कंपनी को फंड्स रेज करने हैं 1 लाख रुपए की, ठीक है, जिसके लिए वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवेंचर को इशू करती है। अब और ये जो इशू होता है ये इक्विटी शेयर के रिडेम्पशन पे होता है। इस केस में हमें टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म भी बतानी है, और क्या करनी है, और क्या बतानी है, बोलो, अरे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ रहते हो भाई। अब देखो ये हमें क्या दिखा रही है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम अपने इंफ्रेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें ये टेबल है इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कंपनी की जो कैपिटल थी वो थी EBIT, वो थी 1 लाख रुपीज की। ठीक है, अब जब कंपनी ने क्या किया, 10% जब डिवेंचर इशू किए, पहले कंपनी का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना था, 12.5%। बट जब इतनी कंडीशंस हमने यहाँ तक की कि 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवेंचर इशू की, जब इतना कुछ हमने किया तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या हुई, कैपिटलाइजेशन रेट से क्या हुई, कम हो गई, करीब 0.6% कम हुई है, सॉरी 1.4% कम हुई है ना। देखो 12.5% थी यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट, यहाँ आ रहा है 11.1%। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ द फर्म थी, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस टाइम पिछले लेक्चर में एजम्पशंस पढ़े थे इस थ्योरी के, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के, वो क्या कहते थे कि जो टोटल वैल्यू होगी फर्म की वो भी कम होगी, और साथ ही साथ जो कैपिटल स्ट्रक्चर में ओवरऑल कॉस्ट आएगी वो भी कम होगी। वो किस तरीके से कम हो रही है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा कैपिटलाइजेशन रेट स्टार्टिंग में था 12.5%, जबकि हमने 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए थे। ठीक है, बट जब हमने फाइनली जब इंटरेस्ट और टैक्स सब हमने पे कर दिया है इक्विटी शेयर होल्डर को, मार्केट वैल्यू भी निकाल ली इक्विटी की और डेट की, उस केस में जो हमारी ओवरऑल कैपिटल बन रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
वो हमारी जो बन रही है वो हमारे कैपिटलाइजेशन रेट से करीब 1.4% कम है, दिख रही है। तो इस तरीके से जो हमारी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट थी, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, साथ ही साथ जो फर्म की वैल्यू थी, दोनों ही कहीं ना कहीं क्या हो गई, कम हो गई। इस केस में हमारी जो अप्रोच के अजम्पशंस थे वो इस केस में हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब हमें एक और चीज, अगर हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म थी, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच will get decreased in case the amount of debt is increased by issuing additional equity shares। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच ए फर्म कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स टोटल वैल्यू and decrease or increase its overall cost of capital by increasing or decreasing the debt content or the degree of leverage in its capital structure। यहाँ पे ये कह रहा है कि से जैसे यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में जैसे हमें दिखा कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, ये कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। इस तरीके से अगर हम डेट के अमाउंट को बढ़ा दें या घटा दें बाय इशूइंग एडिशनल इक्विटी शेयर्स, ज्यादा इक्विटी शेयर्स को क्या करने पर, इशू करने पर। अब यहाँ पे हमने यही तो किया है, यहाँ पे हमने अब तक क्या किए थे, 5 लाख रुपए के 10% के रेट से डिवेंचर इशू किए थे। फिर हमने फंड्स को रेस करने के लिए 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, और ज्यादा हमने इशू तो किए बट हमारी वैल्यू कम थी। जब हमारी वैल्यू कम होगी उस केस में यहाँ क्या लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ डेट इज डिक्रीज्ड बाय इशूइंग एडिशनल इक्विटी शेयर्स, देन एनआई अप्रोच क्या कहती है कि फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू दोनों ही क्या होगी, increasing or decreasing the debt content or the degree of leverage in its capital structure। मीन्स अगर हम ये वैल्यू कम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो भी कम होगी। अब क्लियर हुआ एनआई अप्रोच क्या के एजम्पशन, साथ ही साथ एनआई नेट इनकम अप्रोच के जो भी हमारे एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है, ये पढ़ना जब अभी क्लास ओवर हो, जब फ्री लेक्चर टाइम मिले तब ये पढ़ना। यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ यही बोला जा रहा है कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि फर्म की वैल्यू को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, किस तरीके से, और उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको भी हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डेट कंटेंट। या तो हम डेट कंटेंट को बढ़ा दें या डेट कंटेंट को घटा दें। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी फर्म होगी उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी या डेट कंटेंट होगा उसकी भी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज विद इन टाइम हो सकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फर्म्स, कोई भी दो फर्म्स थी, एक को एल नाम दिया गया, एक को यू नाम दिया गया, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, आइडेंटिकल फर्म्स थी वो एक्सेप्ट फॉर द डेट इक्विटी मिक्स। वो जो एल फर्म थी और जो यू फर्म थी दोनों के केस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्क डेट और इक्विटी मिक्स पर आ रहा है। फ्रॉम एल के साइड से दैट एल हैज इशूड 12% डिबेंचर ऑफ ₹15 लाख। ठीक है, एल ने इशू किया क्या, हैज इशूड 12% डिबेंचर ऑफ ₹15 लाख। फ्रॉम यू हैज नो, ये क्या है, फर्म यू हैज नो, क्या लिखा हुआ है, शायद ये लिमिट लिखा है, फर्म यू हैज नो लिमिट। ठीक है, मीन्स फर्म एल ने क्या किया, 15 लाख के 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिबेंचर इशू किए। ठीक है, लेकिन जो फर्म यू थी उसकी लिमिट नहीं थी। अब बोथ एल एंड यू फर्म अर्न, अब दोनों ही फर्म्स ने क्या किया, 30% एक्स्ट्रा अर्निंग अर्न करी ऑन देयर टोटल एसेट्स ऑफ, कितनी टोटल एसेट थी इनकी, 6 लाख की। ठीक है, और टैक्स रेट क्या था, 50%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट था 20%। हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म बतानी है इसी एनआई अप्रोच से। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अच्छा कुछ गलती है, ये जो यहाँ दे रखा है ना, एंड टैक्सेस ऑन देयर टोटल एसेट्स ऑफ, ये हमारा होगा 20 लाख। ये देखो यहाँ पे ईबीआईटी हमें 20 लाख दे रखी है ना, तो ये यहाँ भी 20 लाख होगा, लिख लेना, जहाँ भी नोट करते हो वहां लिख लेना। तो सबसे पहले हम दोनों फर्म्स को अलग अलग
दोनों ही फर्म्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाया, उसके बाद हमने दोनों फर्म्स के कॉलम बनाए। फर्म एल का जो पर्टिकुलर जो मेन पर्टिकुलर है, वहां पे हमने क्या लिखा कि जो हमारा बेसिक सोर्स था, जो कि हमें दे रखा था क्या, ईबीआईटी। ईबीआईटी में हमने क्या लिख दिया कि हमारी 20 लाख रुपए अर्निंग थी। ठीक है, अब जिसका हमें क्या किया, 30%, दोनों ही फर्म्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट और टैक्स पे करते हैं। तो 20 लाख का 30% कितना हो गया, कैलकुलेट करो और बताओ। 6 लाख हुआ, सामने ही लिखा हुआ है। 20 लाख का 30% हमारा हो गया 6 लाख। तो दोनों फर्म के क्या हो गए, 6 लाख। ईबीआईटी कितनी हुई, फर्म एल के लिए भी 6 लाख, फर्म यू के लिए भी 6 लाख। ठीक है, अब हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, फर्म एल का हमें दे रखा है 12% डिवेंचर ऑफ 15 लाख, और फर्म यू हैज नो, अच्छा फर्म यू हैज नो इंटरेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो यही दिख रहा है कि फर्म एल ने क्या किया, 15 लाख का 12% निकालो, कितना आएगा, 1,80,000। वो फर्म ने, एल ने इंटरेस्ट पे किया, यू ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया। अब हमें निकालनी है टैक्सेबल इनकम, जिस पर हमें टैक्स पे करना हो। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी ईबीआईटी थी और जो इंटरेस्ट आया था, दोनों को आपस में माइनस कर दिया। तो फर्म एल की टैक्सेबल इनकम आई 4,20,000। अब फर्म यू की टैक्सेबल इनकम एज इट इज वही रहेगी 6 लाख। क्यों, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट फर्म यू पर डिडक्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेस हमें यहाँ पे दे रखे हैं कितने, 50%। अब 4,10,000 आई है फर्म एल की वैल्यू, 6 लाख फर्म यू की आई है, टैक्सेस है 50% जो कि हमें माइनस करने हैं। दोनों अमाउंट में से 50-50% निकाल के दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, अब जब हमने इतना किया तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ रही है 4,20,000। ठीक है, और जो हमारी टैक्सेबल इनकम फॉर यू के लिए है वो है 6 लाख। हमने दोनों में से ही टैक्सेस 50-50% माइनस कर दिए, तो जो हमारी अर्निंग आई, एल की आई 2,10,000, यू की आई 3 लाख। तो यही हमारी अर्निंग रही किसके लिए, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट लगाना है, जो कि कितना दे रखा है, 20%। 20% या फिर अब हमने क्या किया, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ में 20% दे रखा था, हमने क्या किया, दोनों ही फॉर्म से 20-20% वैल्यू निकाल ली। अब ये जो हमने इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फॉर्म एल और फॉर्म यू पर निकाला है, उसकी हेल्प के बाद जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, वैसे तो हमारा एज सच कोई अमाउंट नहीं बचना चाहिए। ठीक, और जो भी अमाउंट बचेगा तो वो हम क्या करेंगे, 2,10,000 का 20% निकालेंगे और 3 लाख का 20%। दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। फॉर्म एल के लिए 10,50,000, फॉर्म एस के लिए सॉरी फॉर्म नहीं, एल के लिए तो 10,50,000 आ गया। ठीक है, और फॉर्म यू के लिए 15 लाख आ गया। ये कहाँ से आ रहा है, ये पता लग रहा है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोगों ने ये देखो यहाँ से निकाली है। कैसे निकलती है, जो इक्विटी अर्निंग आती है इक्विटी शेयर होल्डर की, उसको उसी के कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 0.2 हमारा कितना आया, 10,50,000। फॉर्म यू के लिए 3 लाख था, उसको डिवाइडेड बाई 20% आ गया 15 लाख। ठीक है, अब हमने क्या किया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हमारी आ गई। अब हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी। तो डेट की वैल्यू हमारी कितनी थी, 15 लाख थी, लेकिन वो सिर्फ फर्म एल के केस में थी। फर्म यू के केस में कोई भी मार्केट एल नहीं था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की। अब हमें दोनों ही केस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सिर्फ एल के केस में था, यू के केस में एज इट इज वही रहेगा, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। अब हम निकाल लेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। वो कैसे निकलेगी, जो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है और जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे फॉर फर्म एल, और फर्म यू के लिए वो एज इट इज क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करी, फर्म यू के केस में वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डेट,
तो उस केस में फर्म यू की वैल्यू है 15 lakhs, फर्म एल की वैल्यू है 25 lakhs। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी आ गई टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। क्लियर है ये? बोलो बच्चों। यस मैम। ओके, तो ये Yes, नेट ऑपरेटिंग इनकम आज ही पढ़नी है कि नेक्स्ट लेक्चर आगे लेक्चर में पढ़ाएं? मैम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाइए। ठीक है, तो ये पीडीएफ हमने आज मॉर्निंग के लेक्चर से पहले ही शेयर किया था, तो एक बार जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कल बताना, कल वापस से रिवाइज करा देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके ठीक है बच्चों। हाँ, फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। अभी 3 बजे से आईटी टूल्स की क्लास होगी, ज्वाइन करना। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू, ओके। थैंक यू मैम।